हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कॉन्सेप्ट बाय जितेश सर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नंबर 6। सो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट 2 मार्क में एग्जाम में आ सकता है। शॉर्ट नोट ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट, या तो इसके और में अलग तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको पूछ सकते हैं, तो 3 मार्क या 4 मार्क में एग्जाम में आ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस। सो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेशन, शॉर्ट नोट और एडवांटेज। ठीक है, अब एक यहाँ पे फ़ायदा हमारा ये भी है कि शॉर्ट नोट के अंदर हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो देखिए भाई शॉर्ट नोट के अंदर सब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट है मतलब आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में जो भी पता है वो लिखना होता है। उसमें डेफिनेशन भी आ जाएगी, प्रिंसिपल्स भी आ जाएंगे और एडवांटेज आ जाते हैं, डिसएडवांटेज सब कुछ आ जाता है जनरली शॉर्ट नोट में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो होता क्या है। ओके, सो डेफिनेशन है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ टू बी डन एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, ये एक ऐसा आर्ट है जो आपको ये पता करना है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है और उसको जो करना है वो बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से करना है। ठीक है, तो जो भी काम करना है वो एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए क्या करना है और वो काम करने का बेस्ट तरीका हमें वो जो काम है उसको बेस्ट तरीके से करना है। तो दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो इट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट वर्क। ओके, सो चलिए ये डेफिनेशन है एज पर साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज है, अब प्रोडक्शन रिसोर्सेज में जनरली आप रिसोर्स बात करें तो मतलब 4M आता है। ठीक है, 4M में क्या आता है, मैन, मशीन, एक आता है मटेरियल। जब भी रिसोर्सेज की बात करें मतलब कि मैन, मशीन, मटेरियल और लास्ट रिसोर्स क्या है, मनी। सो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारे जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज होते हैं यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल और मनी, उसको यूटिलाइज करना है, कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, इकोनॉमिकली यूटिलाइज करना है, सो दैट जो स्पेसिफाइड गोल है वो अचीव कर सके लिस्ट पॉसिबल वेस्टेज से। ठीक है, किसका वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज और एफर्ट्स का वेस्टेज है ना। यहाँ पे हमें दोनों ध्यान रखना है कि टाइम का वेस्टेज भी नहीं होना, यानी कि जो वेस्टेज हो रहा है टाइम का उसको कम करने पे हमें यहाँ पे फोकस करना है, और जो एफर्ट्स जो हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से हमें जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज है यानी कि ये जो 4M है उसको बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ करना है, इकोनॉमिकली यूज़ करना है, जिससे जो स्पेसिफाइड गोल है वो अचीव कर सके, जिससे कम से कम टाइम और एफर्ट का वेस्टेज कम हो जाए इन शॉर्ट। ठीक है, सो चलिए ये था डेफिनेशन। उसके बाद हम अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। सबसे पहले तो देखिए टेलर ने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, किसने दिए हैं, टेलर ने दिए हैं। तो टेलर का जो सबसे पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है टाइम स्टडी। ओके, सो हम टाइम स्टडी देखेंगे, फिर मोशन स्टडी। अब ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें आप पहले इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में सीख के आए हो। ठीक है, सो आज हमें इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, हम थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए। टाइम स्टडी में क्या करते थे वो लिखना है सिर्फ। ठीक है, मोशन स्टडी में क्या करते थे वो लिखना है। स्टैंडर्डाइजेशन तो सभी को जनरली पता होता है। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग देख लेंगे और लास्ट है स्पेशलाइजेशन। ठीक है, सब 5 प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइम स्टडी। सो टाइम स्टडी में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसके एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, अब एलिमेंट्स का मतलब सपोज लेथ मशीन पे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है उसके अंदर हम उसको क्या करते थे, जैसे पहला फेसिंग करना है, फिर टर्निंग करना है, फिर टैपर टर्निंग करना है, फिर थ्रेडिंग करना है सपोज, तो हम क्या करेंगे, उसको एक बड़े काम को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देते। ठीक है, तो उसी को एलिमेंट बोला जाता है, एक बड़े काम को छोटा हिस्सा, दैट इज एलिमेंट। ओके, आई होप कि क्लियर है ये बात। ये छोटे, ये कभी कभी क्या होता है, ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, ये पता होना चाहिए, और ये अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती फिर एक्चुअली ये समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो ये बात होती है। तो हमें सबसे पहले टाइम स्टडी में क्या करना होता है, कोई भी ऑपरेशंस होता है उसके एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना होता है। अब जब एलिमेंट्स पता है कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, मतलब 4 एलिमेंट हमने डिवाइड करे, जैसे कि मैंने अभी बोला टर्निंग करना है, फेसिंग करना है, एक टैपर टर्निंग करना है और थ्रेडिंग करना है। ठीक है,
इस सभी के टाइम रिकॉर्ड करने होते हैं इसके अंदर, और हमें उसमें थोड़ा अलाउंसेस ऐड करने होते हैं। और जब हम बेसिक टाइम के बाद उसमें अलाउंसेस डाल देते हैं तो हमारे पास एक निकल के आता है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो कोई भी जॉब का इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जो अननेसेसरी जो टाइम का जो वेस्टेज हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये टाइम स्टडी तो हमने पूरा डिटेल में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो 5th सेम के अंदर आता था वो पूरा डिटेल में देखा हुआ है, ओके। सो इसके बारे में तो सभी को आइडिया होगा। उसी तरह जो मेथड स्टडी है उसके बारे में भी सभी को आइडिया होगा, ठीक है। सो इसमें क्या करना था, दिस इज द स्टडी ऑफ वेज, यानी कि स्टडी ऑफ मैथड्स है ना। इसमें हमें मैथड स्टडी करनी होती है कोई भी जॉब करने की, मतलब एक जॉब परफॉर्म हो रहा है उसमें मैथड्स देखेंगे कि ये जॉब करने के लिए किस मैथड से ये जॉब को किया जा रहा है, ठीक है। और उससे क्या किया जाता है, बेस्ड ऑन दिस स्टडी जो भी अननेसेसरी हम जो मूवमेंट्स होती है या अनप्रोडक्टिव जो मोशंस होती है वर्कर की, उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब पूरा ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर हम फिर उसका पूरा एक तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाता है, ठीक है। इसे हम जो भी अननेसेसरी मोशंस हो रही है, मूवमेंट हो रही है, जो थोड़े भी काम की नहीं, मतलब अगर चाहे तो 1 सेकंड भी अगर उससे बच सकता है, और 1 सेकंड चलिए, इसमें तो टाइम पे हम फोकस नहीं करते, टाइम का फोकस तो हम टाइम स्टडी पे करेंगे, बट अगर वो एक छोटी सी हाथ की भी मूवमेंट है जो क्या हो रहा है कि वो अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है, जैसे हाथ मेरा यहाँ है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो भले वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का है, बट वो एक बार नहीं, ऐसे पूरे दिन में 8 आवर्स के अंदर ये चीज़ मान लो 1000 बार हो रही है, तो इसका बहुत इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अननेसेसरी जो एफर्ट्स है उसको यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो इससे जो वर्कर्स है उसके एफर्ट्स तो एलिमिनेट हो जाएगी जो अननेसेसरी वाले, और उसको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है। सो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का सेकंड प्रिंसिपल है, मोशन स्टडी, ओके। थर्ड जो है स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कोई भी काम करना है उसको एक स्टैंडर्डाइज कर देना होता है, ठीक है। मतलब उसको करने का एक बेस्ट तरीका कि भाई इसी तरीके से करना है। अब मैं जिस तरीके से करूँगा, जो आने वाले जो नए लोग हैं वो भी उसी तरीके से करेंगे, उसके बाद भी जो आने वाले लोग हैं वो भी उसी तरीके से करेंगे, तो एक फिक्स मेथड फॉलो करेंगे, ओके। जिससे बहुत सारा टाइम, पैसा, सब कुछ बच जाता है, ओके। सो मेथड्स ऑफ डूइंग एनी जॉब, कोई जॉब करने का एक फिक्स मेथड की बात करें उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। टूल्स को भी हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, भाई ये टूल है, स्टैंडर्ड टूल हो गया, बराबर। तो अब स्टैंडर्ड टूल हो गया तो इसमें ज़्यादा डिज़ाइन करने की, क्योंकि जो भी चीज़ स्टैंडर्डाइज हो जाती है ना उसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिज़ाइन करने में भी बहुत टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, मनी चाहिए, ओके। सो ये सब काम हमारे बच जाते हैं, उससे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, ओके। इक्विपमेंट जो है उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, प्रोसीजर को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, टाइम को भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, जैसे हमने टाइम स्टडी में देखा कोई भी जॉब करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर देना है। सो उससे क्या होता है, इससे कोई भी जॉब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये था तीसरा प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अंदर वर्कर को सिलेक्ट किया जाता है, वर्कर को सिलेक्ट किया जाता है उसकी स्किल के हिसाब से और उसकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, ओके। इसमें कुछ करना नहीं, सिलेक्शन मतलब वर्कर को सिलेक्ट करना उसके स्किल के हिसाब से और एक्सपर्टीज़ के हिसाब से। उसके बाद क्या करना है, दैट मीन्स सिलेक्ट द बेस्ट वर्कर। इसका मतलब आपको जो वर्कर सिलेक्ट करना होता है बेस्ट वर्कर। अभी बेस्ट वर्कर कैसे सिलेक्ट करोगे भाई, आपको जो काम करना है, आपको जो प्रोसीजर करवाना है उसके लिए उसकी स्किल ठीक है कि नहीं, या उसकी एक्सपर्टीज़ है कि नहीं, बस तो फिर बेस्ट वर्कर ऐसे ही मिल जाएगा। सो दैट मीन्स सिलेक्ट द बेस्ट वर्कर फॉर डूइंग ए जॉब। एंड देन फिर अगर आप में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता है तो आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं आपके कंपनी के हिसाब से, ठीक है। एंड देन ट्रेन हिम अकॉर्डिंग टू जो आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, ओके, जिससे उसका हम बेस्ट परफॉर्मेंस ले सके उसमें से, ठीक है। So that means to select the best worker for a job and then train him according to industry standards to get best performance. Okay. So last one is specialization. This principle states that instead of allocating, देखिए इसमें बहुत ही अच्छा है और आसान चीज़ है। ये प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि आप क्या करिए, इंस्टेड ऑफ अलोकेटिंग ऑल द वर्क, आपको क्या करना है, सिंगल पर्सन को, एक ही पर्सन को सारे काम नहीं दे देने। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ही वर्क जो है ना, एक पर्सन को एक ही वर्क देना है, ठीक है। अगर इससे क्या होगा, देखिए आप दिन में 10 काम करोगे तो आपको किसी में भी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, आप किसी में एक्सपीरियंस, आपको सभी में थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, बट इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं आएगी कोई भी एक काम में, ओके। जबकि आपको मान लो एक मशीन पे रख दिया,
उस मशीन को आपको 1 साल 2 साल 3 साल उसी पे काम करवाए तो हो 3 साल के बाद तो आप उसके अंदर मतलब उस मशीन के मास्टर हो जाएगा, आपको हर एक चीज़ पता होगी, क्योंकि वो 3 साल के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो कभी आपने फेस नहीं करी होगी, किसी ने भी फेस नहीं कर सकी होगी। ठीक है, तो आप उस काम के में एक्सपर्ट हो जाएगा, उस मशीन के एक्सपर्ट हो जाएगा, इतना नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो द पार्ट ऑफ द वर्क शुड बी अलोकेटेड टू पर्सन एज पर हिज स्किल। तो इसमें स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से एक पर्सन को क्या कर देना है भाई, एक ही वर्क देना है, ना कि एक वर्कर को एक पर्सन को अलोकेट करना है अलग अलग काम। ठीक है, चलिए इसके बाद है दैट मीन्स अ पर्सन शुड डू वर्क इन विच ही स्पेशलाइज, यानी कि पर्सन को वही काम देना चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल हैज डिवाइडेड द टास्क ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। ये प्रिंसिपल ने एक क्या काम कर दिया कि जो टास्क था ना, एक प्लानिंग का और एक डूइंग का, इस प्रिंसिपल की वजह से ये दोनों जो चीज़ है वो क्या हो गई, अलग अलग हो गई, डिवाइड हो गई। सो एज पर दिस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज वेरिन, तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला हुआ है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, जिस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है वो तो हमें बाद में देखना है, बट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक फोरमैन जो होता है उसको इंचार्ज बना दिया जाता है सेपरेटली हर एक फंक्शन का। ठीक है, सो ये 5 प्रिंसिपल्स देखिए, कौन से प्रिंसिपल्स देखे। एक तो पहला हमने टाइम स्टडी देखा, मोशन स्टडी देखा, इसके बाद आया स्टैंडर्डाइजेशन, फिर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, और लास्ट था स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन। ओके, सो दिस आर दी 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, अब लास्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या एडवांटेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इससे क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहला देखिए, टाइम स्टडी की वजह से एक तो अनप्रोडक्टिव टाइम कम हो जाता है, काम फास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा कि प्रोडक्शन जो है, जो भी प्रोडक्शन एक तो हायर होगा, एक तो कम से कम मेहनत से, और जो भी अननेसेसरी मूवमेंट है वो रिड्यूस हो गई, एफर्ट का वेस्टेज जो है वो रिड्यूस होगा। ये किसकी वजह से हुआ भाई, ये मोशन स्टडी की वजह से हुआ। ओके, इंप्रूवमेंट इन स्किल्स ऑफ वर्कर की स्किल इंप्रूव हो गई, हायर प्रोडक्शन होने लगा। अब ये स्पेशलाइजेशन है ना, आपने क्या किया है, वर्कर को एक ही काम दिया है, अब वो काम में एक्सपर्ट बन गया। जब एक्सपर्ट बन जाएगा तो भाई इस वर्कर की वो काम करने की स्किल बढ़ेगी। ठीक है, तो उसकी स्किल बढ़ी, और वो स्किल अगर बढ़ जाएगी तो ये काम सोचिए कितने इफेक्टिवली कर पाएगा, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने के पॉसिबिलिटी है। वर्कर को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड ड्यू टू साइंटिफिक सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन कैसे हुआ, साइंटिफिक मैनेजमेंट की हेल्प से हुआ, तो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि उसको उसके स्किल के हिसाब से जॉब मिला, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको काम मिला है। ठीक है, उसका ट्रेनिंग हुआ है वर्कर का एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, इससे प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव होनी ही है। ठीक है, वर्कर्स गेट चेंज टू इम्प्रूव देयर हिडन स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। वर्कर्स को चेंज होने का मौका मिलता है कि वो अपने हिडन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके या बाहर ला सके, उसके एक्सपर्टीज ला सके किसी चीज़ में। जो हायर अर्निंग, वर्कर का हायर अर्निंग होता है, जैसे उसकी लाइफस्टाइल बढ़ती है, इंडस्ट्री में जो रिलेशंस होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। जो स्कार्स, जो कम मतलब जिस रिसोर्सेज की कमी होती है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, जिससे नेशन को भी एक फ़ायदा होता है ना। तो नेशन भी मतलब देश की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है। ठीक है, देश का वर्कर्स है, इंडस्ट्री है और कंट्री है, ये पूरे हर सभी को मतलब सभी को फ़ायदा होता है। एक तो वर्कर को फ़ायदा तो हुआ है, इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और देश को भी फ़ायदा होगा, सभी को बेनिफिट होता है अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। ठीक है, सो चलिए, तो ये थे हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े। एक तो डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, उसके बाद जो शॉर्ट नोट पढ़ी। ठीक है, अब शॉर्ट नोट के अंदर खास मैंने क्या कवर कर दिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कवर कर दिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स कवर हो गए और लास्ट में हमने एडवांटेजेस कवर कर लिए। ठीक है, तो लगभग ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का टॉपिक कवर हो गया है। बुक में डिसएडवांटेज है, बट ज़्यादातर एग्जाम में डिसएडवांटेजेस पूछे नहीं जाते। अगर कभी फ्यूचर में एग्जाम में पूछेंगे तो वो टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे फ्यूचर वीडियोस में अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, सो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।